के साथ बात करने के लिए बैठ जाता है। फिर वो सिगरेट का पैकेट निकालकर यू को ऑफर करता है और वो स्मोक करने लगते हैं। फिर जैंगी पूछता है, मेरे जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या हुआ था? मैंने किसी को भी यहाँ नहीं देखा। क्या किसी ने आपसे चोरी करने की कोशिश की थी? अंकल यू हंसता है और बताता है, यहाँ कुछ भी नहीं बदला था, बल्कि तुम्हारे जाने के बाद वो मेरे पास आने लगे थे और मुझसे मदद मांग रहे थे। लेकिन तब तक मैंने काफी कुछ रियलाइज कर लिया था। मैं दूसरों के लिए अच्छा नहीं बनना चाहता था, इसीलिए मैं सबको मना करते गया। लेकिन बाद में वो मुझ पर ही जबरदस्ती करने लगे, तो मैंने मौका देखकर सभी को सबक सिखा दिया। अपोकलिप्स के बाद तुमने मुझे काफी कुछ सिखाया है। खुद को और अपने करीबियों को बचाना सबसे जरूरी होता है। फिर वो बताता है, लेकिन सारे लोग मरे नहीं हैं। यहाँ कुछ सर्वाइवर्स का ग्रुप अब भी है। ये सुनकर जैंगी थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी के पास एक्सटर्नल सप्लाईज नहीं है, तो किसी के लिए भी ऐसे मौसम में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अंकल यू एक और सिगरेट जलाता है और कहता है, तुम उन्हें अच्छे से जानते हो। वो ली जियान और उसका ग्रुप है, बिल्डिंग 18 के। ये सुनकर जैंगी बहुत हैरान हो जाता है। जैंगी ली जियान के बारे में सुनकर बहुत हैरान था और वो ली जियान से पहले भी काफी इम्प्रेस हुआ था, लेकिन उसे लगा नहीं था कि वो और उसका ग्रुप इतना लंबा सर्वाइव कर जाएंगे। जैंगी बहुत क्यूरियस था और पूछता है, कमाल है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कैसे? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? अंकल यू बताता है, काश मुझे पता होता, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। और तुमने मुझे कहा था कि मैं अनजान लोगों से कांटेक्ट ना करूं, क्योंकि लोगों के इंटेंशंस का पता नहीं होता है और ऐसे वर्ल्ड में वो और भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उनके साथ बात करने की कभी कोशिश भी नहीं की। मैंने बस बिल्डिंग 8 में लोगों के शैडोज को देखा है। ये जानने के बाद कि वहाँ लोग अब भी जिंदा है, जैंगी उस बिल्डिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, लगता है मुझे इस पुराने दोस्त से मिलने जाना होगा। तभी अंकल यू पूछता है, क्या तुम्हारे विला को अब भी खतरा है? फिर जैंगी उसे सब कुछ बताने लगता है कि कैसे उसने लिंग फेंग और उसके टीम को हराया। और ये सुनकर अंकल यू बहुत हैरान हो जाता है कि वेस्ट माउंटेन बेस के पास मिसाइल है, जिसे वो एक आदमी के अगेंस्ट यूज करना चाहते हैं। जैंगी खाना समन करता है और कहता है, हाँ, धमकी तो उसने मुझे ऐसी ही दी थी, लेकिन ये अब भी क्लियर नहीं है कि वो सच कह रहा है या झूठ। इसीलिए मैंने रिस्क बिल्कुल नहीं लिया और सबको लेकर यहाँ आ गया, और फिर सब कुछ कंफर्म करने के बाद हम वापस चले जाएंगे। इस पर अंकल यू कहता है, तुम यहाँ जब तक चाहे रह सकते हो, ये कोई मजाक वाला मैटर नहीं है। मैं और जो हाई में दूसरे फ्लैट में चले जाते हैं। वैसे भी ये सेफ हाउस भी तुम्हारा है, मैं इसे अपना मानता भी नहीं हूँ। जैंगी अंकल यू के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, कोई बात नहीं अंकल, मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा। जहाँ तक मैं वेस्ट माउंटेन बेस को समझ पाया हूँ, मुझे लगता है उनके पास सैटेलाइट पोजीशनिंग कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो शेल्टर के एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम इस खतरे से तो बिल्कुल बाहर हैं कि हमें एक डायरेक्ट मिसाइल अटैक झेलना पड़ेगा, और उन्हें ये भी पता नहीं होगा कि हम यहाँ हैं। इसीलिए हम कुछ दिन यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। जैंगी शिनयन की धमकी को लेकर अब भी काफी अनक्लियर था, इसीलिए वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था और सोचता है कि मुझे वेस्ट माउंटेन बेस के साथ सब कुछ खत्म करना ही होगा। ये लड़ाई ऐसे पॉइंट पर आ गई है कि अब ये कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। जिन शिनयन मुझे मारना चाहता है। अगर मैं सरेंडर नहीं करता हूँ तो वो इसके लिए हर कोशिश करेगा और मेरे सप्लाईज भी हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। जैंगी लंबी सांस लेता है और कहता है, मैं तो बस शांति से रहना चाहता था, पर कोई भी मुझे शांति से रहने नहीं देता है। इस पर अंकल यू से समझाता है, इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन यही मुझे देख लो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं शांति से रहता हूँ। तुम्हारे दिए हुए स्नोमोबाइल से मैं सप्लाईज लेने के लिए बाहर जा पाता हूँ, तो ऐसा उम्मीद करना कि लोग तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे पास क्या क्या है, ये बेकार है। जैंगी विंडो से बाहर देखते हुए कहता है, काश मैं वेस्ट माउंटेन बेस को खत्म कर पाता, और फिर हंसने लगता है इसे मजाक बनाते हुए, और फिर कहता है, उतने बड़े बेस का अकेले सामना करना मतलब मौत की तरफ जाना। उनके पास और भी स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट्स होंगे। तभी यू बताता है, कुछ समय पहले बहुत से अजीब लोग यहाँ आए थे, वो लोग नंबर्स में बहुत ज्यादा थे, 500 या 600। फिर जैंगी कहता है, इतने लोग तो बहुत ज्यादा परेशानी दे सकते हैं। फिर अंकल यू बताता है, पहले मुझे लगा था वो यहाँ सप्लाईज चुराने के लिए आए हैं, बाद में मुझे पता चला कि उनके इरादे कोई बुरे नहीं थे, इसीलिए मैं उनसे बात करने गया और मुझे पता चला कि वो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। वो खुद को स्नो वर्शिप सेक्ट बताते हैं,
इस पर जैंगी हंसता है और कहता है तो रिलीजन फिर से बाहर आने लगा। ये हमेशा से ही ऐसा था। पूरे इतिहास में लोगों ने नेचुरल डिजास्टर के डर को एक सुपरनेचुरल एग्जिस्टेंस पर ब्लेम किया है, जिससे वो ऐसे कैलेमिटीज को वर्शिप करने लगते हैं। ऐसे ही तो रेन गॉड का जन्म हुआ और अब वो स्नो गॉड को जन्म दे रहे हैं। यू पास के बारे में याद करने लगता है और कहता है मैंने उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब उनके बारे में सोचता हूँ तो वो सच में अलग थे। खास करके उनका लीडर, वो मुझे देखकर ही समझ गया था कि मैं एक म्यूटेंट हूँ। और इससे अजीब बात ये थी कि वो कह रहा था कि वो मेरे पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है, जिससे मैं और पावरफुल हो सकता हूँ। ये सुनकर जैंगी बहुत क्यूरियस हो जाता है। वैसे तो जैंगी पावर्स के बारे में सुनकर अजीब फील नहीं करता था, लेकिन पावर्स के पोटेंशियल को अनलॉक करने के बारे में सुनकर वो थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। मुझे लगता है ये सभी फ्रॉड कर रहे होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपने म्यूटेंट पावर को कभी यूज करते हुए देख लिया होगा। जैंगी और यू बात कर रहे थे, वहीं लड़कियां पिलो फाइट कर रही थी। यू बताता है मैंने भी यही सोचा था, क्योंकि तुमने ही मुझे सिखाया था कि किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। उन्हें लगा मुझे मनाना मुश्किल होगा तो वो चले भी गए, लेकिन बाद में वो इस डिस्ट्रिक्ट में वापस आए। मुझे लगता है शायद वो ली जियान और उसके ग्रुप को ढूंढने आए होंगे, बाकी का मुझे पता नहीं। फिर जैंगी सोचता है कि अब सिर्फ अंकल यू और ली जियान का ग्रुप ही यहाँ बचा हुआ है, शायद ये उन लोगों से जुड़ा हुआ हो सकता है। और क्या ऐसा हो सकता है कि बिल्डिंग 8 में किसी के पास पावर आ गए होंगे? ये सोचकर जैंगी डिसाइड करता है कि वो बिल्डिंग 8 जाकर खुद ये चेक करेगा। अंकल यू कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस पर जैंगी कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो लोग कभी बुरे नहीं थे, मैं अपने साथ फ्लावर को ले जाऊंगा। इसके बाद भी जैंगी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेता है और कैरन का बनाया हुआ जैकेट भी। ये देखकर कैरन और शिनशिन पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? जैंगी बताता है मैं कुछ पुराने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ सारी बिल्डिंग शांत थी। एक बिल्डिंग के बेस में जैंगी बहुत से बम्स देखता है और समझ जाता है कि ये सब ग्रेव्स हैं, और सोचता है कि ऐसे टाइम में ऐसे दफन होना भी लग्जरी है। बिल्डिंग 18 के पास पहुंचकर जैंगी गन निकालता है और फायर कर देता है। बिल्डिंग 18 के लोग डर जाते हैं और उनमें जैंगी का खौफ फिर से भर जाता है। ली जियान बाहर देखता है कि किसने फायर किया और देखता है कि ये तो जैंगी है, और वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ली जियान सोचता है कि उसने मुझे एक बच्चा पालने के लिए दिया था, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। क्या वो उसका बदला लेने आया होगा? ली जियान का बेटा और वाइफ आते हैं और पूछते हैं ये शैतान यहाँ क्यों आया है? हम अब तक बहुत शांति से जिंदा हैं, हम इससे सब कुछ बर्बाद करने नहीं दे सकते हैं। फिर ली जियान कहता है मैं उससे बात करने जा रहा हूँ। तभी ली जियान की वाइफ कहती है अगर उससे वो हादसे के बारे में पता चल गया तो फिर हम सभी मारे जा सकते हैं। इस पर ली जियान कहता है मैंने कहा ना, मैं उससे बात करने जा रहा हूँ, हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं, आराम से सोचो, हम कोई गलत कदम नहीं उठा सकते हैं। फिर वो अपनी वाइफ को समझाता है अगर वो मुझे मार भी देता है तो बदला लेने के बारे में मत सोचना, बस यहीं रहना और हमारे आखिरी उम्मीद को बचाना। इतना कहने के बाद ली जियान जैंगी के पास जाता है। थोड़ी देर में वो नीचे पहुंचता है। जैंगी उसे देखकर बहुत कंफ्यूज था और उससे कहता है ली जियान काफी समय हो गया है, मैं हैरान हूँ कि तुम अब तक जिंदा हो। फिर जैंगी ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखता है और उसे हर फ्लोर में लोग अब भी जिंदा दिखते हैं। जैंगी कहता है मैं महीने भर यहाँ नहीं था और ऐसा लगता है अब तुम लोग यहाँ और भी ज्यादा हो गए हो, आखिर तुमने ये सब किया कैसे? फिर ली जियान जवाब देने से पहले हिम्मत करता है ये सब तुम्हारे दिए हुए सीड्स की वजह से हुआ है। ये सुनकर जैंगी बहुत हैरान हो जाता है, मैंने तो वो बस ऐसे ही दिए थे, वो ग्रो कैसे कर सकते हैं? ऐसे फ्रीजिंग टेम्परेचर में तुम उन्हें हार्वेस्ट कैसे कर सकते हो, वो भी 1 महीने में, और वो भी इतने लोगों के लिए? फिर जैंगी को समझ आता है और वो कहता है लगता है तुम्हारे बिल्डिंग में एक म्यूटेंट हो गया है, और ये कहकर वो अपने पावर एक्टिवेट कर लेता है और ली जियान को मारने के लिए रेडी था। ये देखकर ली जियान बहुत डर जाता है और माफी मांगने लगता है हम गलत थे, तुमने जो बच्चा हमें दिया था हम उसे बचा नहीं पाए। ली जियान रिक्वेस्ट करने लगता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ मत करना। तभी वहाँ एक आदमी आता है, तुम ली जियान को नहीं मार सकते हो, अगर वो मर जाता है तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। एक बूढ़ा आदमी जो प्रोफेसर गो था वो कहता है तुम मुझे ली जियान की जगह मार दो, मैं काफी लंबा जी गया। तभी एक और आदमी कहता है नहीं तुम हमें मार दो लेकिन ली जियान को नहीं। तभी एक आदमी कहता है ऐसे वेदर में एक बच्चे को बचा कर रखना बहुत मुश्किल होता है, तो इसमें ली जियान की कोई गलती नहीं है, अगर तुम इसके बदले में किसी की लाइफ लेना चाहते हो तो मेरी ले लो। ली जियान बहुत इमोशनल हो जाता है और ये देखकर जैंगी बहुत शॉक्ड हो जाता है, मानो जैसे उसने इस हेल में इंसानियत की झलक देख ली हो। ये देखकर कि ली जियान के लोग उसे बहुत मानते हैं। जैंगी थोड़ा एम्बैरस हो जाता है और कहता है मैंने तो ये कहा भी नहीं कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। ली जियान बहुत हैरान हो जाता है और कहता है जो बच्चा तुमने हमें दिया था वो मर गया,
क्या तुम बदला लेने नहीं आए हो? फिर जैंगी कहता है, तो ये सारी नौटंकी तुम लोग इसलिए कर रहे हो? मैं तो उस बच्चे के बारे में भूल भी गया था। वो बच्चा मेरे लिए बोझ था। अगर मुझे गिल्टी फील नहीं होता तो मैं उसे खुद मार देता। जैंगी सोचता है, कमाल है, ये लोग बहुत ऑनेस्ट हैं। फिर जैंगी सबसे कहता है, मुर्दे को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता है। मैं जानता हूँ तुम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की होगी। ये सुनकर ली जियान बहुत खुश हो जाता है कि क्या सच में? इसका मतलब अब मैं नहीं मरूंगा। वो सोचता है कि जैंगी बहुत अच्छा इंसान है। बाकी के लोग भी रिलैक्स हो जाते हैं। फिर जैंगी कहता है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग अब तक जिंदा कैसे हो? ली जियान कोई बात छुपाना नहीं चाह रहा था और कहता है, ये बहुत लंबी कहानी है, क्या तुम अंदर चलकर बात करोगे? जैंगी जानता था वो कोई ट्रिक्स नहीं कर सकते और उसके साथ फ्लावर थी उसकी सबसे पावरफुल बॉडीगार्ड के जैसे, और वो अंदर जाने के लिए मान जाता है। ली जियान उसे ऊपर के फ्लोर्स में ले जाने लगता है और रास्ते में बताता है, याद है जब तुमने वो बच्चा हमारे पास लाया था और हमें सीड्स भी दिए थे? उसके लिए प्रोफेसर गो ने कल्टीवेशन के लिए काफी तरीके यूज किए थे, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे। भले ही कुछ स्प्राउट कर रहे थे, लेकिन उनकी वाइटलिटी बहुत वीक थी, तो वो ज्यादा अच्छे से बड़े नहीं हो पा रहे थे। उस समय हम ऐसा भी सोच रहे थे कि हम एक टीम को बाहर खाना ढूंढने के लिए भेजेंगे, लेकिन तभी हमें एक ग्रुप मिला जो खुद को स्नो वर्शिप सेक्ट बताते हैं। वो यहाँ आए थे। ये सुनकर जैंगी सोचता है कि मुझे इस ग्रुप के बारे में पता लगाना होगा और पूछता है, तो क्या उन लोगों ने तुम्हारी मदद की? ली जियान को छुपाता नहीं है और बताता है, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। उस समय उसके लीडर ने मुझसे कहा था कि वो मुझे पावर्स दे सकता है जिससे हम सर्वाइव कर सकते हैं। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था तो हम मान गए, और इसमें सिर्फ मरने का ही रिस्क था जो मुझे ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लगा। लेकिन इसके बदले वो चाहते थे कि हम उनके स्नो गॉड पर भरोसा करें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन जैंगी को इस पे शक होने लगा था क्योंकि मुफ्त का खाना बोलकर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। इतने सालों के एक्सपीरियंस में उसने ये समझ लिया था कि फ्री वाली चीज सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। फिर जैंगी पूछता है, तो तुम्हारी पावर क्या है? तभी ली जियान अपने फोरहेड पर इशारा करते हुए बताता है, उसने मेरे फोरहेड पर सीड इम्प्लांट कर दिया, जिसके बाद मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और मेरा बॉडी बहुत गर्म होने लगा। लेकिन फिर कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गया। उठने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास पावर्स आ गए हैं। फिर ली जियान अपने स्लीव्स उठाने लगता है और अपना हाथ दिखाता है जिसमें बहुत सारे बम्स हो चुके थे जो प्लांट सीड्स को नर्चर कर रहे थे। फिर ली जियान उसे बताता है, ये सारे सीड्स हैं, मैं इन्हें अपने फ्लैश से कल्टीवेट करता हूँ। मेरे फ्लैश और ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट्स की वाइटलिटी बढ़ जाती है और वो जल्दी बढ़ने लगते हैं। इस पर जैंगी कहता है, ये तो कमाल है, लेकिन एक इंसान के न्यूट्रिएंट्स से सबका खाना सस्टेन नहीं हो सकता है। फिर ली जियान बताता है, हाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे पास प्रोफेसर गो हैं जो एक एग्रोनॉमी एक्सपर्ट है। ली जियान जैंगी को एक रूम में चलने के लिए कहता है और वार्न करता है, अंदर जाने से पहले खुद को तैयार कर लो, वो सब तुम्हें काफी अजीब लग सकता है। इस पर जैंगी कहता है, ये सब ज्यादा हो रहा है, मैंने इससे भी अजीब चीज देखी हुई है। ली जियान एम्बैरस हो जाता है और गेट खोल देता है। जैंगी ने कुछ ऐसा सोचा नहीं था और हैरान रह जाता है। वहाँ वो डेड बॉडीज को देखता है जिसमें प्लांट्स बढ़ रहे थे। वहाँ रूम टेम्परेचर और स्मेल बहुत अजीब था। जैंगी को ये बहुत अजीब लगता है। फिर ली जियान बताता है, हमें न्यूट्रिएंट्स के लिए डेड बॉडीज कलेक्ट की, ये करना अच्छा तो नहीं लग रहा था। इस पर जैंगी कहता है, ये तो अच्छा है, आखिर में बॉडीज यूजलेस ही थी और ऐसे में तुम्हें इंसानों को भी नहीं खाना होगा और वेस्ट भी अच्छे से यूज हो जाएगा। फिर जैंगी पूछता है, क्या तुमने बाहर उन ग्रेव्स को बनाया है? ली जियान बताता है, वो हमने बॉडीज को स्टोर करने के लिए बनाया है। जैंगी उन प्लांट्स को देखता है जो बहुत अच्छे से बड़े हो रहे थे। वो प्लांट उन बॉडीज से न्यूट्रिएंट्स ले रहे थे और वो बॉडी सिकुड़ती जा रही थी। फ्लावर भी प्लांट्स को स्मेल कर रही थी और उसे कुछ अलग नहीं लग रहा था। फिर ली जियान बताता है, हमारे पास ऐसे 3 कल्टीवेशन रूम है। फिर जैंगी थोड़ा कंसर्न्ड हो जाता है और कहता है, सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सीड्स तुम्हारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। अगर तुमने ये ज्यादा किया तो तुम भी मर जाओगे। फिर ली जियान कहता है, भले ही मैं सूख कर हड्डी हो जाऊं, लेकिन मुझे ये मंजूर है। यहाँ बैठकर मरने का इंतजार करने से अच्छा तो यही है। मैं अपने वाइफ और बच्चे के लिए ये करना चाहता हूँ। जैंगी उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन उसके पास बच्चे नहीं थे तो वो उसे पूरी तरह से समझ नहीं सकता था। तुम्हारे एक्शंस भले ही पागल जैसे हो, लेकिन ये बहुत काबिले तारीफ है। फिर जैंगी सीरियस होकर पूछता है, मुझे तुम्हारा एबिलिटी देखना है। मैंने अब तक बहुत से मॉडिफाइड म्यूटेंट्स को देखा है, लेकिन उनका एबिलिटी नेचुरल म्यूटेंट के सामने बहुत इंफीरियर